पाकिस्तान गाड़ियाँ पहुँचती थीं, उसमें सब लाशें होती थीं. जिंदा तो ये था कि एक दो वो होते थे जख्मी हुए जो दब दबा के बीच में लाशों के रह गए. जिन्होंने सोचा और जिन्होंने कोशिश की वो मालदार हो गए, उसमें उनको हुकूमत मिल गई, उनको सब कुछ मिल गया. और जो शामिल नहीं थे इसमें वो भुगत रहे हैं. मुसलमान जो थे उन्होंने इरादा कर दिया था कि हमने पाकिस्तान लेना है. हिंदू जो थे वो तो दे वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि जी हमने पैसा देना, लेकिन हम तो उधार लेना, ये हमारे काबू में रहेंगे. मैं अलीगढ़ जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ छुट्टियों पे आया हुआ था घर, और घर हमारा ईस्ट पंजाब में था, जो कि सूबे जब तकसीम हो रहे थे तो हमें मालूम था कि हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा, वो हिंदुस्तान में ही रहेगा. 14 अगस्त को हमारे वालिद ने और उनके दोस्त ज़मींदार थे इलाके के, उन्होंने फैसला किया कि एक ट्रक में सवार होकर आसपास के गांवों में दौरा करें जहां मुसलमानों के घर थे, और उनको यकीन दिलाएं कि भाई आप घबराएं नहीं, इत्मीनान से रहें, नई हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा वगैरह वगैरह, ताकि उनको तसल्ली हो और खौफ न हो. फसादात वगैरह हो रहे थे, हो चुके थे. लेकिन हमें जो तकलीफ़ हुई वो ये कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे पंजाब के, उनको हमारी कोई फ़िक्र नहीं थी. तो हमारे ज़िले के जो सदर थे मुस्लिम लीग के, वो लाहौर आए और लाहौर आके मुस्लिम लीग के लीडरों से मिले और उनसे पूछा कि भाई आपकी कोई स्कीम है मशरक़ी पंजाब के बारे में जो आपके पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं, आए बाएँ शेख की. तो उन्होंने वापस जाके हमें रिपोर्ट ये किया कि भाई वो अपनी शेरवानियाँ सिलवा रहे हैं, आपके बारे में उनको पता ही नहीं है कुछ करना है या नहीं करना है. समझ में नहीं आता था लोगों की कि खुशी मनाएं या नहीं मनाएं, किस बात की मनाएं या क्या करें, या अफसोस करें या अपने हिफाजत का बंदोबस्त करें. तो बेयारो मददगार जिसे कहते हैं ना, वो लोग थे. अच्छा, फिर हम जो लोग पढ़े लिखे थे या मेरे वालिद वकील थे, वो तो समझते थे क्या करना है क्या नहीं करना है. लेकिन जो आबादी थी, जो बेचारे उनको पता नहीं और वो इस मामले में शरीक भी नहीं थे, उनकी हालत काबिल रहम थी. सब अपने घुले मिले रहते थे, सबके एक दूसरे की दुख सुख में शामिल होते थे. हिंदू दोस्त बहुत थे, सिख दोस्त बहुत थे. बाकायदा हिंदुओं के जो शादी होती थी उसमें हमारे वालिद शरीक होते थे, और बाकायदा वहाँ से हमारा खाना घर पे आता था, और वो लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे. उन्होंने ये कहा कि अब हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं. अभी तक तो हमने जो लोग इस इरादे से हमला करने के लिए निकलते हैं, हमने उनको रोका हुआ है, लेकिन जो लोग वहाँ से आ रहे हैं तो वो जो है वो हमसे नहीं संभल नहीं पाएंगे. इसलिए खुदा न करे कोई भी हादसा हो जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सब लोग चले जाएँ. उन्होंने हमें चलते वक्त बहुत मदद की उन्होंने, और हमारा साथ दिया. उन्होंने ख़ुद अपने तांगे मंगा के हमें उसमें बिठा के ट्रक तक पहुंचाया, वहाँ सवार किया. बहुत रोते थे, हाथ जोड़ते थे, कोई गलती हो तो माफ़ कर दें. बहुत अच्छे लोग थे देखा जाए तो. क्योंकि कारोबार था, बहुत कारोबार कॉमन थे मुसलमानों हिंदुओं के. कारीगर ज़्यादा मुसलमान थे, सरमायादार या आप कह लें कोई मैनेजर वगैरह वो हिंदू होते थे. झगड़ा तो पहले शुरू हो गया था. जो फसाद हैं सारे पंजाब में पहले ही शुरू हो गए थे, किसी जगह थोड़े, किसी जगह ज़्यादा. सियालकोट में ज़रा थोड़े थे, लेकिन कन्फ्रंटेशन थी. कहीं नूरुल हसन के फैमिली के साथ हुआ है, खुदा बचाए. यानी टॉप के आदमी, शाही हकीम, अमीर आदमी, दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ हैं हिंदुओं के साथ. जो कहानी सुनी कि वो आने लगे वाया फरीदकोट, मुस्लिम स्टेट थी, तो उनके हिंदू दोस्त जो थे सारे
ان کا میل جول بہت تھا. جب ہم برات پہ گئے تھے وہاں پہ ہندو سرو کر رہے تھے تو دوستوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ادھر نہیں جائیں, اب وایا اس راستے جائیں. اس راستے پہ آگے آدمی کھڑے تھے, ایک دریا کے کنارے انہوں نے سب مار دیے. 3 لڑکیاں ینگ جو تھی ان کو بچا لیا. تو وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ لوگ آئے تو ان کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑے انفلوئنشل فیملی کے ساتھ. سارے گاؤں میں گئے, ہمارے والد اور ان کے دوست گئے, ان کو سمجھایا, تسلی دی, سارا دن کیا, رات کو واپس آئے. کچھ دنوں بعد فیصلہ ہو گیا کسی تبادلہ ہوگا, آبادی کا تبادلہ ہوگا. نہایت احمقانہ فیصلہ, بالکل غلط, کیا ضرورت ہے. اب وہ اس میں سے یہ کیا ہوا کہ کئی لاکھ آدمی مارے گئے, کوئی کروڑ سوا کروڑ آبادی ادھر سے ادھر ہوئی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آزادی کا دن جو لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے وہ لوگوں کے فکر کا دن بن گیا. تو یہ فیض صاحب نے اسی واسطے کہا نا کہ داغ داغ اجالا یہ سب گزشتہ سے پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. تو یہ ایک ہے ایک ہمارا سانحہ کہ جس دن ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا ہمیں خوشی کا کوئی جواز نہیں تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہمارا ہے قصبہ یہ اس میں نہیں آئے گا کہ ہم یعنی زبردستی خالی کرا جائے. وہ تھا کہ ہماری مرضی کے اوپر تھا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. لیکن پھر آخر کے اندر انہوں نے جو یہاں کے ہندو گئے تھے انہوں نے پھر وہ وہاں جا کے آباد ہونا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو نکالو یہاں سے سر, اور پھر اس علاقے کو پنجاب میں شامل کر دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر 3 دن کا نوٹس ہمیں ملا تھا کہ 3 دن کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سب یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ سارے یہاں کے پنجاب کے گئے ہوئے لوگوں کو وہاں آباد کرنا تھا. سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ جو ٹائم ہمیں دیا گیا تھا اس کی ہم تیاری کر رہے تھے. لیکن اس سے وقت سے پہلے انہوں نے ہمارے لیے ٹرک کھڑے کر دیے تھے کہ آپ کو اسی وقت نکلنا ہے کیونکہ پھر حملے کا اندیشہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہم سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. جس طریقے سے یعنی ناشتہ کرتے ہوئے سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں, کسی نے ناشتہ کیا تھا کسی نے نہیں کیا تھا. تو وہ بس سمجھے کہ بس جو اپنے تن کے کپڑوں کے ساتھ نکلے تھے, ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. اسٹیشن پہلے ہم وہاں گڑگاؤں میں کیمپ میں ہمیں لے جایا گیا, اور اس کیمپ سے لے کے صبح کو یہ وقت ہم کیمپ میں پہنچے تھے. اب رات کی 9 بجے ٹرین چلنی تھی تو ہمیں 7:30 بجے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا. تو وہ اس میں یہ تھا کہ بس جو جا رہا ہے وہ چلا جائے ایک دفعہ, اس کے بعد وہ واپس پلٹ کے اسٹیشن سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ پولیس لگی ہوئی تھی وہاں پر. تو ہم تو خالی ہاتھ تھے. تو اس لیے جو لوگ اپنے سامان لے کے گئے وہ ایک دفعہ لے گئے, باقی وہاں سب جو یہ پولیس والے ہندو کے تھے انہوں نے سب چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا, اور باقی ہم تو خالی ہاتھ اسٹیشن پہنچے تھے. اور پھر ہمیں جگہ جو ملی تھی وہ اس میں ملی تھی جس کے اندر سامان لے کے آتے ہیں. اس کے بعد سے بس جو تکلیفیں تھیں وہ یہی تھیں کہ بھئی سامان نہیں تھا ہمارے پاس, کوئی علاج نہیں تھا. میری مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی, اس کا انتقال ہو گیا, 10 سال کی تھی وہ, کیونکہ وہ اس زمانے میں پھر وہ بیماریاں بہت پھیل رہی تھیں کیونکہ حالات بہت خراب تھے, یہاں کے بھی تھے. تو اس وجہ سے کوئی سہولت نہیں تھی اس کی, ڈاکٹروں وغیرہ کی, پھر نئی جگہ تھی. تو جس کی وجہ سے 15 دن کے اندر میری بہن کے بیٹا ہوا تھا وہ مر گیا تھا, میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس طرح سے سمجھے کہ کافی مہینے سمجھے کہ ہم نے بہت بے سر و سامانی کے میں وقت گزارا تھا. مولوی پاکستان کے خلاف تھے لیکن پیر پاکستان کے حق میں تھے. کبھی اس کو اینالائز مشائخ جن میں سے کئی ایسے کھانے والے تھے, کئی لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے تھے, وہ پاکستان کے حق میں تھے. مولوی پاکستان کے خلاف تھے, پڑھے لکھے, جنہوں نے کلام مجید پڑھا, شرح کلام مجید کی پڑھی ہے, ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ نے ان کو اس راستے پہ نہیں چلایا. There must be some deficiencies. انڈیا سے جو آئے ہیں وہ تو مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں. پاکستان سے محبت تو علیحدہ چیز ہے نا, لیکن دے ہیڈ نو آپشن. آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ میں جو ممبرشپ تھی کہاں کے تھے لوگ؟ لاہور کے تھے.
पंजाबी थे। पंजाब की असेंबली में दो मुस्लिम लीगी थे और मुसलमान थे यूनिस्ट पार्टी में, टिवाना की पार्टी में। बाकी मुस्लिम लीग के 2 मेंबर थे। तो ये पंजाब ने लेके दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो रेजोल्यूशन थे कहाँ पास होते रहे? लाहौर में, साउथ इंडिया में, बांग्लादेश था उसमें। गलत है, ठीक है। यानी वो आदमी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको पता है कि हमने इधर मरना है इंडिया में। बहुत तकलीफ दे सफ़र था, ना हमारे पास खाना था, ना हमारे पास पानी था, भूखे प्यासे थे बिल्कुल। कुछ लोग बेहोश हो गए थे उसकी वजह से, बच्चे बेहोश हो गए थे, बच्चों की आंखें दुखने आ गई थी और बहुत बुरा हाल था जब हम पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में, वो बहुत शानदार किया और उन्होंने हर तरह की सहूलत दी, हर तरह का खाने पीने का ख्याल किया और मुस्लिम लीग की तरफ से हमें खाना दिया गया था। हमें वजीफ़ा दिया कि महीने का उन्होंने देते थे ताकि वो अपनी जो हम ज़रूरतें हैं वो हम अपनी पूरी कर सकें। और हर शख्स ने बहुत अच्छा था उस वक्त में, सब कुछ बहुत अच्छा था। कायद आज़म का पाकिस्तान तो मुझे नज़र नहीं आता। कायद आज़म के पाकिस्तान का एक खाका उनके पुराने तकरीरों में मिल सकता है। मसलन 1943 में उन्होंने ऐलान किया कि ज़मींदार जो है वो किसानों का खून चूसते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं अगर ये होगा तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें एक्सप्लॉइट करें। तो क्या पाकिस्तान में ज़मींदार एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे? 11 अगस्त की जो तकरीर है उनकी कायद आज़म की, उसमें उन्होंने 2 कौमी नज़रिया अलग करके रख दिया कि ये इसका मकसद पूरा हो गया। ये एक 2 कौमी नज़रिया एक आर्गूमेंट था पाकिस्तान हासिल करने के लिए। पाकिस्तान हासिल हो गया, ख़त्म हो गया नहीं। और अब एक कौम है पाकिस्तान में, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी सब एक कौम है नहीं? और सब आज़ाद हैं। पाकिस्तान बनने के बाद 11 अगस्त को, सबसे पहले ही 11 अगस्त को कायद आज़म ने एक नई कौम का खाका पेश किया। वो नई कौम शहरियत पर मबनी थी कि तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो सब एक कौम हैं, हाँ उनका मज़हब कुछ हो। हम नहीं मानते, हम तो अब भी फ़र्क किए हुए हैं। कायद आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में और भी बातें कहीं। ये कही कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट आज सुप्रीम है? उन्होंने कहा कि मुल्क में जो ये बीमारियां हैं, करप्शन है, फेवरेटिज्म है, स्मगलिंग है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हो गई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब एक कौम के अफराद हैं तो तखसीस क्यों होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है नॉन मुस्लिम के बारे में? और जो मुसलमानों में भी जो छोटे गिरोह हैं उनके साथ ज़्यादती का सलूक किया जाता है, ज़्यादती की जाती है। तो कायद आज़म का पाकिस्तान हमें तो नज़र आता नहीं कहीं नहीं। अब तो ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है। बंटवारा जिस लिहाज से हुआ, ये जो कायद आज़म ने कहा था, जो उनका फरमान था, उसके मुताबिक देखा जाए तो हम बहुत खुश थे कि हमें एक नया मुल्क मिला है। और जो था कि जिस नाम से बना है इस्लामी मुमलिकत के लिहाज से, वो हमें अब देखते हैं तो वो हमें नहीं मिला। जब तक कायद आज़म थे और जब तक लियाकत अली ख़ान या जो भी थे वो थे, मुखलिस थे मुल्क के लिए और मुल्क के लिए बहुत काम करना चाहते थे, जिनको मौका नहीं मिला। वरना तो ये है कि हम बहुत खुश थे, हमें कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं था कि हम क्या छोड़ आए हैं, क्या नहीं छोड़ कर आए हैं। तो इसलिए ये कि देखिए वक्त के साथ साथ अब जो हालात हैं उनको देखते हुए तो हमें ये अफसोस होता है कि ये मुल्क काहे के लिए बना था। ये वो मुल्क वो तो नहीं है जो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। वो कहाँ गया पाकिस्तान? याद तो आता है, जाहिर है कि जहाँ इंसान पैदा होता है वहाँ परवरिश पाता है, होश संभालता है, अपने सब लोगों से के दरमियान रहता है। अब सब बिछड़ गए, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब अलग अलग हो गए हैं।
تو اس کی وجہ سے وہ یاد تو آتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بنگلہ دیش اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گیا؟ کچھ ایسے تھے نا اس کے ساتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ناانصافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پھر اب وہ بنگلہ دیش جو آج کی خبریں ہیں وہ انڈیا سے ہوشیار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کسی حد تک تو قائم ہے نا. تو یہ ملک قائم ہے. جس دن ہم قائم نہیں رہیں گے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پیسیمسٹک. یو ہیو نو ادر چوائس.